Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start the lecture number 4 of chapter 2, class 11, structure of atom. Chapter name is structure of atom. Today we will start the new topic, the study of the spectrum. In the lower classes you have already read about the spectrum. When the radiation इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म से आप कोई रेडिएशन पास करते हैं, देन द पैटर्न ऑब्टेन बाय द स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशन, तो एक रेडिएशंस के स्प्लिटिंग का एक पैटर्न ऑब्टेन होता है इनटू इट्स कंपोनेंट, इट्स कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम। जैसे आप सिंपल वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हो और आपको 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम मिलता है, उसमें बेसिकली क्या हुआ है, जो रेडिएशंस होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की स्प्लिट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। The instrument used which you can be used to separate the radiations of the different wavelength, जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करते हो टू स्टडी द स्पेक्ट्रम या टू स्टडी द सेपरेट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ इज नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोप एंड द इट कंसिस्ट ऑफ द प्रिज्म एंड द टेलीस्कोप। उसके अंदर एक प्रिज्म लगा होता है, एक टेलीस्कोप लगा होता है। क्लियर? एमिशन स्पेक्ट्रम, सॉरी, इट स्पेक्ट्रम में बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 एमिशन स्पेक्ट्रम एंड नंबर 2 इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाम से क्लियर है, एमिशन स्पेक्ट्रम मीन्स किसी सोर्स से कोई लाइट या एनर्जी का सोर्स से कुछ भी रेडिएशंस एमिट होंगी और आप उसको सेपरेट करोगे। व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स लाइक सन और बल्ब और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग सम substances at high temperature etc is passed through the directly through a prism, उसको फिर प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं एंड देन रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज नोन एज द एमिशन स्पेक्ट्रम। सीधा सीधा इसमें रेडिएशन को क्या करना है, आपने किसी भी सोर्स से, बल्ब से या किसी भी आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराओ किसी ट्यूब के अंदर एट ए गैस थ्रू अ गैस एट ए लो प्रेशर एंड और बाय हीटिंग द सोर्स सम सब्सटेंसेस एट ए हाई टेम्परेचर, तो जो भी लाइट निकलेगी, जो भी कलर निकलेगा, उस रेडिएशन को आपने पास कराना है थ्रू द फोटोग्राफिक, पहले प्रिज्म से पास कराना है और जो उसकी रेडिएशंस निकलेंगे उनको फोटोग्राफिक प्लेट से पे ऑब्टेन करना है। देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज नोन एज द एमिशन स्पेक्ट्रम। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द रेडिएशन इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। सोर्स ऑफ के रेडिएशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, नंबर 2 द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। First one is the continuous spectrum. When white light from some source like bulb, सन से भी ले सकते हो रेडिएशन, बल्ब से भी ले सकते हो, इज एनालाइज बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, द बैंड ऑफ द 7 कलर इज ऑब्टेन्ड एंड these colors are so continuous that they merge into the next। वो कलर सारे के सारे इतने कॉन्टीन्यूस होते हैं कि वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, इसलिए आपको वो कोई विजिबल बाउंड्री बीच में नहीं दिखाई देती। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज द कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। सीधी सीधी बात ये समझो, जो आज तक आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा था वो आपका सीधा सीधा कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम था। सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो, कोई भी सोर्स लो, उससे लाइट लो, वाइट लाइट बल्ब से ले सकते हो, सन से ले सकते हो, और उसको पास कराना है थ्रू द स्लिट। स्लिट क्या होती है, बेसिकली इसके बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है जिसमें से आपकी कोई रेडिएशन पास होती है थ्रू द प्रिज्म, और उसके प्रिज्म के जो रेडिएशन निकलते हैं उनको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं, और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें एक विबग्योर टाइप का पैटर्न मिलता है। विबग्योर मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स का एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एमिशन का एक टाइप है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे स्पेक्ट्रम का है लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें देखो क्या क्या होता है। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सम सोर्स लाइक सॉल्ट लाइक NaCl इज हीटेड इन द बंसन फ्लेम, आपके पास NaCl का सॉल्ट है, वोलेटाइल सॉल्ट, वोलेटाइल उसको बोलते हैं जिसकी वेपर्स बनती हो, उसको फिर हीट करते हैं बंसन फ्लेम में। देन द लाइट इज एमिटेड एंड द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। भाई जो लाइट निकलेगी उसका कलर किस बात पर डिपेंड करते हैं, सब्सटेंस आपने कौन सा लिया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड इट्स सॉल्ट एमिट येलो कलर। जैसे सोडियम की बात करें और उसके सॉल्ट्स की बात करें तो जनरली वो येलो कलर एमिट करते हैं। इफ द लाइट इज पास थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप देन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इज नॉट ऑब्टेन्ड बट सम कलर लाइन्स आर ऑब्टेन। यदि अब इस तरह की लाइट को आप पास करते हो, जैसे सोडियम बल्ब है और उसमें या सोडियम सॉल्ट है, उसके कलर ही येलो है, तो वहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता।
उस केस में आपको सिर्फ कलर लाइंस मिलती हैं येलो कलर की। थोड़ा डिफरेंट कलर हो सकता है, थोड़ा लाइट येलो, थोड़ा डार्क येलो, लेकिन मिलेंगी येलो कलर की लाइंस, कोई दूसरे कलर की लाइंस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है। आर ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसेस। दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे एक मिनट आप ऊपर डायग्राम में देखो, दोबारा से देखो। इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि हमने कोई अब की बार यहाँ पर NaCl सोल्ट लिया है और प्लेटिनम की वायर पर उसको लगाकर बंसन फ्लेम में उसको हम हीट कर रहे हैं, और जो भी लाइट निकलती है उसको स्लिट से पास करेंगे, एक सिंगल बीम को आगे पास आउट होने देंगे। प्रिज्म से जब लाइट पास होगी तो अब की बार आपको 7 कलर्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट ओनली द 2 येलो लाइन्स, और एक की थोड़ी डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा होगी ब्राइटनेस, एक की थोड़ी ब्राइटनेस कम होती है। दे हैविंग द 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ थोड़ी अलग अलग होगी। देखो कलर्स में कभी भी ना वेवलेंथ का ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज सारे ही कलर सेम हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, सोडियम और इट्स सॉल्ट हैविंग द 2 येलो लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। औरों में अलग अलग निकलती है। अब देखो सोडियम के केस में येलो निकली है, ऐसा नहीं कि सोडियम के केस में येलो निकली तो सब में ही येलो निकलेगी, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर कलर एलिमेंट का पर्टिकुलर होता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वाई लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज द फिंगरप्रिंट। लाइन स्पेक्ट्रम को हम फिंगरप्रिंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम बाय विच द एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाई। जैसे आप फिंगरप्रिंट देखते हो, आपके फिंगरप्रिंट अलग होंगे, मेरे फिंगरप्रिंट अलग होंगे, आपके फ्रेंड के फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, तो सबके फिंगरप्रिंट से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स का भी होता है, उनके भी फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। देयरफॉर लाइन स्पेक्ट्रम इज नोन एज द फिंगरप्रिंट, क्योंकि सबके अलग अलग हैं। सेकेंड स्पेक्ट्रम इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाम से क्लियर है आपकी बार, कुछ ना कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। When white light from any source is first passed through the solution or vapors of the chemical substance, किसी chemical substance के थ्रू आप पास कराओगे and then analyze through the spectroscope, और फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। देन द सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन, तो फिर आपको कुछ डार्क लाइंस मिलती हैं इन द अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कुछ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता, लेकिन उसके बीच में कुछ डार्क कलर की लाइंस आपको वहाँ पर मिलती हैं। दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखा जाए तो सीधा सीधा विबग्योर बनता, लेकिन बनेगा भी, लेकिन उसके अंदर कुछ आपको ब्लैक कलर की लाइंस मिलेंगी। देखो स्पेक्ट्रम समझो, सिंपल मैंने कोई वाइट लाइट का सोर्स लिया, स्लिट से पास कराया। अब की बार प्रिज्म से पास कराने से पहले मैं किसी वोलेटाइल कंपोनेंट के सॉल्यूशन में से पास करा रहा हूँ। सपोज NaCl मैंने वहाँ पर लिया हुआ है सॉल्यूशन, और प्रिज्म से पास करा रहा हूँ, तो मुझे जो लाइट्स की वेवलेंथ मिलेंगी वो अलग अलग मिलेंगी। और सिंपल आपका जो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम था उसमें कुछ ब्लैक कलर की लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होता है? नंबर 1, इट इज ऑब्टेन्ड when the radiation from the source are directly analyzed through the spectroscope। एमिशन स्पेक्ट्रम में आप क्या करते हो, किसी भी सोर्स से रेडिएशन लेते हो और उसको डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करते हो, फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हो। इसमें क्या करते हैं, वाइट लाइट को सबसे पहले किसी सब्सटेंस से पास कराते हैं एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप, और जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है फिर उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराते हैं। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्राइट कलर्ड लाइन्स सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसिस। इसके अंदर क्या होती है, कुछ ब्राइट कलर की लाइन्स होती हैं सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसिस, और उसके अंदर क्या होती है, डार्क लाइन्स होती हैं इन द अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। नंबर 3, इट में बी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द डार्क लाइन्स। नेक्स्ट स्टडिंग इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो मेन हमें स्टडी करना था वो आ गया। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू द at low pressure is taken in the discharge tube and the light emitted is passed through the spectroscope। क्या करना है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, उसमें लो प्रेशर रखना है, हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करना है, और जो भी लाइट एमिट होगी उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पास कराना है। देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ही डिस्कस करना था, इसलिए हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को बना दिया। इट इज़ फाउंड दैट इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स which are grouped into different series after the name of their discoverers।
जब हम लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का बनाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, ग्रुप में मिलती हैं। उन ग्रुप्स के नेम हमने साइंटिस्टों के नेम के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं जिन्होंने उसको डिस्कवर किया। और उनकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए एक रिडबर्ग जी थे। रिडबर्ग जी ने अपना एक फार्मूला दे दिया था और उस फार्मूले को हम बोलते हैं रिडबर्ग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जरा अच्छे से देखो आप फार्मूले को। फार्मूला इज 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको याद रखनी है बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी और आपको नहीं दी जाएगी। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स एक फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आता है, इंटू जेड स्क्वायर और आ जाता है। अब आप पूछोगे जेड क्या है, वेयर जेड इज़ द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन लाइक से मेरा मतलब है जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप कह सकते हो हीलियम आयन He पॉजिटिव, He पॉजिटिव में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। इसी तरह से लिथियम की बात करें तो लिथियम में भी +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम +2 की बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, 1 बचा, तो लिथियम आयन के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है। N1 और N2 जो होते हैं नंबर ऑफ शेल्स होते हैं जहाँ से जहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। N2 तो वहाँ है जहाँ से जिस शेल में चला गया था, और N2 वहाँ पर है जिसमें वो लौट के वापस आएगा, ठीक है, जिसमें शुरुआत में वो था। अब जैसे इसमें सीरीज़ जो हमने बात की थी अभी पीछे, 5 सीरीज़ बनती हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। यदि किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आता है तो सीरीज़ बनती है लाइमन। इस केस में N1 की वैल्यू लाइमन सीरीज़ में हमेशा 1 रहेगी, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, और ये हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही मिलती है। नंबर 2, यदि आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से सेकंड शेल में आता है तो वो आपका बामर सीरीज़ के अंडर आएगा, और उसमें N1 की वैल्यू 2 रहेगी, N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। एंड इट इज़ ऑब्जर्व इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में होने की वजह से इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, ठीक। If the electron returns back to the ground shell, that is the third shell, then the series obtained is known as the Paschen series. N2 की वैल्यूज़ में 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, और ये सीरीज़ हमें इंफ्रारेड में मिलती है। इस सिमिलरली if the electron returns back to the ground state, that is fourth and fifth shell, then the series obtained are known as the bracket series and Pfund series respectively. N2 की वैल्यू आप इसमें याद रखो 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, फ्रंट सीरीज में 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। एंड दिस सीरीज आर ऑल्सो ऑब्टेन इन द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में ही आपको मिलेंगी। तो आपको सीरीज याद रखनी है, विजिबल में सिर्फ बामर मिलती है, ओके। अब देखो मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया है जो आपका NCERT का ही है। देखो ये हमारे इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में जा चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से ग्राउंड शेल में आ रहा है, नंबर 1 शेल में आ रहा है, तो ये जो सारी सीरीज़ मिल रही है लाइंस की, ये कहलाती है हमारी लाइमन सीरीज़, और ये हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। ग्राफ जो बनाया हुआ है हमने एनर्जी में बनाया हुआ है और नंबर ऑफ शेल्स में बनाया हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, ठीक है। अब यदि बाई चांस इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आपका सेकंड शेल में आता है n=2 में, तो वो चाहे थर्ड से है, चाहे फोर्थ से है, चाहे फिफ्थ से है, तो वो सीरीज़ कहलाती है आपकी बामर सीरीज़, और ये विजिबल में ऑब्जर्व होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से थर्ड शेल में आता है तो वो बनती है पास्चन सीरीज़, फोर्थ में आएगा ब्रैकेट सीरीज़, फिफ्थ में आएगा तो फुंड सीरीज़। तो ये छोटा सा एक हमने डायग्राम यहाँ पे बना दिया। इसको डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको कलर्ड भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा आपको कलर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कलर्ड वाली जो सीरीज़ होती है विजिबल होती है, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में ही या विजिबल रीजन में हमें कलर दिखते हैं, उससे पहले या बाद में हम कुछ भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक छोटे सा नोट याद करो पहले आप, न्यूमेरिकल्स में आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज N1 की वैल्यू 1 होती है, N2 3 होती है। सबसे बड़ी जो वेवलेंथ बामर सीरीज़ में निकालनी है N1 2 होगा और N2 आपका 3 होगा। फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज N1 विल बी 2 एंड N2 विल बी इनफाइनाइट। क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे जो बामर सीरीज़ के हैं या रिडबर्ग फॉर्मूले के कहो आप। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन द नैनोमीटर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड शेल टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की होती है 1, तो N1 1 हो जाएगा आपका, N2 3 है। रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने आपको कहा था याद करो, कभी क्वेश्चन में नहीं मिलता। फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला में थोड़ा सा जूम करता हूँ, आराम से देखो आप।
1 upon lambda is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Substitute all these values. You will get 1 upon lambda is equal to 109677 into 1 by 1 minus 1 by 9. Solve कर दो. You will get 1 upon lambda is equal to 109677 into 8 by 9. Reciprocaling the value, lambda is equal to 9 by 8, 109677. अब देखो ये वैल्यू बहुत टिपिकल है कैलकुलेशन के लिए, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ. कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं? 1.09677 10 टू द पावर 5. इस 10 टू द पावर 5 को ले जाओ न्यूमरेटर में, ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -5. और ये जो 1.09677 इसको थोड़ा सा मैं राउंड फिगर करता हूँ, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1.10. देयरफॉर 9 अपॉन 8 इंटू 1.1, ये आपका आंसर आएगा 1.03 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर. अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया मैंने, तो लैम्डा इज इक्वल टू 103 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर हो गया. इसको जरा मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, इट विल बी चेंज इनटू द 10 टू द पावर -9 मीटर. मैं क्यों कर रहा हूँ मीटर में? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ध्यान हो नैनोमीटर में आपको आंसर देना है. देयरफॉर 1 अपॉन लैम्डा विल बी 103 नैनोमीटर. अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, तो फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. फ्रीक्वेंसी विल बी c अपॉन लैम्डा. c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 103 इंटू 10 टू द पावर -9. It will be 2.91 10 to the power 15 hertz. The wavelength of the first line in the Balmer series is 656 nanometer. What is its wavelength of the second line and the limiting line? सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं, जिसमें वो कह रहा है फर्स्ट लाइन की है. तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 को आपको 2 करना पड़ेगा, n2 3, क्योंकि बामर सीरीज में n1 हमेशा 1 2 होता है और n2 हमेशा 3 होता है. Repeating the same formula, 1 upon lambda is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Substituting all this value, lambda is 656 nanometer is equal to r into 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. It becomes 1 upon 4 minus 1 upon 9. Now taking LCM and solving, you will get 1 upon 656 is equal to r into 5 by 36. For the second line, n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. Lambda आपको find करना है. Substituting this value into the Rydberg formula, 1 upon lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 upon n2 square. You will get, after substituting values, 1 upon lambda is equal to r into 1 by 4 minus 1 by 16. Now taking LCM and by solving, we will get 1 upon lambda is equal to r into 3 by 16. अब ये सेकेंड इक्वेशन है. नाउ इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड. फर्स्ट को सेकेंड से कर सकते हैं या सेकेंड को फर्स्ट से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है. By calculating, we will get the lambda is equal to 495.6 नैनोमीटर. एक पार्ट का तो आंसर आ गया. एक पार्ट का आंसर वो अभी आपसे और पूछ रहा है. वो कह रहा है लिमिटिंग लाइन के लिए भी बताओ. लिमिटिंग लाइन वो होती है जहाँ लिमिट ही खत्म हो जाती है. लैम्डा आपको फाइंड करना है. n2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि बामर सीरीज में फिक्स होता है, और n2 आपको इनफाइनाइट रखना है. देन सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. और ये बन जाएगा राइट साइड का r इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी. और 1 बाई इन्फिनिटी आपको पता ही है, इट इज़ इक्वल टू 0. देखो इन्फाइनाइट कोई बहुत बड़ा नंबर होता है. अब बहुत बड़े नंबर से आप 1 को डिवाइड कर दोगे तो देन द वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन बिकम्स 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई 4. सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, यू विल गेट आंसर 364.4 नैनोमीटर. अब इसी तरह के क्वेश्चन कुछ मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आज आप ट्राई करो. फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द सीरीज. आंसर आपका आना चाहिए 656 नैनोमीटर. हिंट मैंने आपको दे दिया, n1 को 2 पुट करना, n2 को 3 पुट करना. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन obtained in the spectrum of the lithium ion when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and the difference is 2. देखो एक छोटी सी चालाकी कर दी आपको यहाँ पर. लिथियम आयन तो बता दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि n1 और n2 कितने हैं. उन्होंने कह दिया कि ऐसे दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है वेयर सम इज़ 4 एंड द डिफरेंस इज 2. देयरफॉर n1 प्लस n2 विल बी 4 एंड n2 माइनस n1 विल बी 2. इनको सॉल्व करो, यू विल गेट n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 3. नाउ अप्लाइंग द Rydberg फॉर्मूला, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर.
वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। जेड लिथियम आयन के लिए जेड होता है 3, वो आपको 3 रखना है, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109677 1 माइनस 1/9 इंटू 9। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109677 इंटू 8/9 इंटू 9। 9 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करो, लैम्डा आएगा, फिर उसको पहले की तरह सॉल्व करना है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये न्यूमेरिकल्स, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसको अच्छे से देखो, वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हम केमिस्ट्री की इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।